Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome to the critical analysis session. ये सेशन पिछले सेशन की कंटिन्यूटी में है. दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 जिसके अंदर हम पिछली डिबेट को वाइंड अप करेंगे. फॉर दोज हु हैव स्किप्ड या रिवीजन के लिए मैं बता दूं दैट जिस वीडियो पे हम अभी क्रिटिकल एनालिसिस सेशंस के अंदर काम कर रहे हैं वो एक डिबेट है और वो डिबेट यौम कुद्स के टॉपिक के ऊपर है जिसके अंदर डिफरेंट स्पीकर्स हैं. उन स्पीकर्स में से एक साहिल अदीम हैं और जिसके अलावा हमारे पास 2 उलमा हैं एंड वी हैव अनदर पर्सन एंड अ होस्ट इन दैट मीटिंग. क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ये वीडियो क्यों चूज की गई, जिन्होंने वीडियो देखी है उनको इस बात का अंदाजा होगा व्हाई दिस वीडियो वाज चोजन, बिकॉज इसके अंदर क्रिटिकली देखने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि कवर अप करना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं. नाउ इन द प्रीवियस सेशन जो ज़्यादातर बात हुई थी ऑडियंस की तरफ से वो हुई थी ओवरव्यू के ऊपर. पूरी वीडियो का एक ओवरव्यू लिया गया था. उसके अलावा हाइजीन पे बात हुई थी और फैलेसीज और प्रेमिस के ऊपर बात हुई थी. अभी जो टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज़ की हैं about the fallacies, hygiene, and premise. इनमें से अगर if you have confusion about any of these terminologies, तो उसे साथ साथ क्लियर किया करें, कमेंट्स में पूछा करें ताकि आपकी भी साथ साथ रिवीजन होती रहे. Now about the session, इस सेशन में हम जो फोकस रखेंगे वो है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे कि किस तरह सिचुएशन बेटरमेंट की तरफ जा सकती थी. हर सेशन के अंदर कोई ना कोई पॉइंट होता है जो एनालाइज करना ज़रूरी होता है. तो इस सेशन के अंदर भी बेतहाशा पॉइंट्स हैं जिनको हम एनालाइज करके देख सकते हैं कि ये किस तरह ये डिबेट एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ जा सकती थी, किस तरह बेहतर हो सकती थी. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. ओके, कमेंट में मुझे बता दें स्क्रीन सबको विजिबल है. Yes, ठीक the screen is visible. है. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. सो these were the main 4 people जिन्होंने ज़्यादातर कमेंट्स, ज़्यादातर चीज़ें पास की थी जिसके ऊपर हमें एनालाइज करने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है. इन द प्रीवियस वीडियो ऑडियंस में से डिफरेंट लोगों ने ओवरव्यू दिया था. आलिया, अब्बास, समीन, सायरा, अब्दुल रहीम एंड अ फ्यू मोर पीपल जिन्होंने अपने कमेंट शेयर किए थे. उनका जो एनालिसिस था इस वीडियो के बारे में, और पिछले सेशन में हमने एक वीडियो के शुरू के छोटे से पार्ट को कवर किया था. नाउ आप लोगों के सामने एक एक्टिविटी है जो कि हम लास्ट में परफॉर्म करेंगे. कि आई वांट टू नो द व्यू अबाउट यू गाइस कि आप लोग इन लोगों की हाइजीन को किस तरह रेट करेंगे और हाइजीन की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ तक हो चुका है हमारी ऑडियंस में. नाउ आई वुड लाइक टू टेक सम पीपल जिन्होंने इफ दे डिडंट गॉट चांस टू स्पीक इन द प्रीवियस सेशन या फिर उनका कोई न्यू एनालिसिस है जो वो शेयर करना चाहते हैं या any new results, because I want to know specifically किस तरह ये डिबेट बेहतर हो सकती थी. किस तरह कुछ पॉइंट्स पे अगर सब स्पीकर्स की तरफ से और होस्ट की तरफ से फोकस किया जाता तो ये चीज़ें बेहतर परफॉर्म हो सकती थी. ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट मोहम्मद. अस्सलाम वालेकुम जी मैं उस्मा हूँ एक्चुअली मेरे बेटे की आईडी है तो उससे ऑनलाइन हूँ. ओके, अस्सलाम वालेकुम उस्मा. वालेकुम अस्सलाम जी. लास्ट भी मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि हमने हाइजीन चेक की तो सबसे ज्यादा जो मुझे हाइजीन पे प्रॉब्लम लग रही थी वो होस्ट की ही लग रही थी. मतलब जो होस्ट थे, एक तो एक टॉपिक एक था, सब मुस्लिम थे, एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन होस्ट ने बड़ी खूबसूरती से इनको 2 ग्रुप में अलग-अलग किया. मतलब सर साहिल का एक अलग हो गए और बाकी अलग हो गए. तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक डिफरेंट था और फिर दूसरों का वो उसको लेके जब भी कोई बात होती थी, मतलब वो जो होस्ट थे वो साहिल सर कोई बात ऐसी करते थे तो उसको पकड़ लेते थे. फिर जब उसका नूरपुरी साहब या दूसरे जो हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो बात करते थे तो वो उनको बताते थे कि अभी उन्होंने ये कहा है. मतलब अगर उन्होंने वो नहीं भी सुना होता था तो बार बार उनको कहते थे उन्होंने ये कहा है. फिर जब सर साहिल जवाब देते थे तो उनको भी बताते थे उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है. तो मतलब मुझे सबसे ज्यादा जो हाइजीन में मसला लगा वो होस्ट की खुद अपनी हाइजीन में था कि वो प्रॉब्लम कर रहे थे बहुत ज्यादा. आई थिंक दिस पॉइंट मस्ट बी नोटिस्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल के होस्ट के जो कुछ एक जो पिछले सेशन से ये भी एक एनालिसिस सामने आया था कि स्पीकर्स की तरफ से कुछ बातें इररेलेवेंट थी, कुछ बातें जो थी बिल्कुल
एग्रेसिव साइड पे जा रही थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द स्पीकर्स। कुछ चीजें एग्रेसिव साइड पे गई, कुछ चीजें डिफेंसिव साइड पे चली गई। और ज्यादातर जो वीडियो में देखने को चीज मिली थी वो ये था, कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट, और एक पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट बहुत कम हो रहा था। हालांकि वो था मसला एक था, उस पे एग्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, और बात असल जो टॉपिक था उससे बिल्कुल हटके इधर उधर बहुत गई। मतलब वो जो एग्जैक्टली। मेन टॉपिक था फलस्तीन, उधर उस पे नहीं रही, और इधर उधर वो जो है वो ट्रेवल करती रही। तो ये था। देखी तो मैंने खैर पहले पिछले मतलब लास्ट ईयर भी थी, लेकिन इस दफा जो इस नजर से पहली दफा देखी थी कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस की ये देखी थी। और एक तो मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था कि शुक्रिया आपने पहली दफा उर्दू में दी, क्योंकि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी जब से नो वीडियो नो देख प्रॉब्लम, वी आर यूजिंग तो, बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस हियर ताकि सबके लिए इजी हो। जज़ाकल्लाह उस्मा, आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। अच्छा, मैंने प्रेमिसेस भी बता देखने थे कि सर साहिल के जो थे उन्होंने जो सेट किए थे, वो भी जो मैंने अपने निकाले थे, अगर मैं वो शेयर कर सकूं तो। सर साहल का था कि इस्लाम जो है ना वो बेसिकली सिस्टम, इसका नाफिज होना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक ये इसका इस पे उन्होंने फोकस किया हुआ था, जबकि उनका दूसरों जो दूसरे लोग थे उनका कहना था कि नहीं, इस्लाम बेसिकली तज़किया का नाम है। फिर सर साहब ने एक और जगह पे जाके मतलब उनका फोकस ये था, वो कह रहे थे कि बेसिकली जो है ना वो दुनिया की जो तालीम है ना वो दीन की मतलब दीन के अंदर से होकर होनी चाहिए, कुरान के अंदर से होकर गुजरनी चाहिए। जबकि जो दूसरा ग्रोथ था वो कह रहा था कि नहीं, दीन की तालीम अलग है, मतलब वो इसको सेट कर रहे थे, और दुनिया की जो तालीम है वो अलग है। तो मतलब सर साहिल जो थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह दो जगह पे डिफरेंट डिफरेंट सबका हो रहा था। और हाइजीन तो खैर बहुत सी जगह पे बहुत सारे लोगों की खराब हुई है, वो मैंने लिखे हुए थे, वो लास्ट हो गया था। और एक मैंने थोड़ी सी सर्च की थी जो आपने कहा था गोल्डन एज पे, तो वो आप अब चाहते हैं तो आप शेयर कर देती हूँ, या बाद में आई अगर थिंक कहें उस तो। पे हम ना लास्ट में, सेशन के लास्ट में उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। चले ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह उस्मा। ओके, है। एक चीज मैं और पूछूंगी कि आप प्रेमिस को भी डिफाइन कर दें, क्योंकि अभी बात हुई है प्रेमिस की, तो उसको डिफाइन करना भी जरूरी है कि प्रेमिस की क्या अंडरस्टैंडिंग है आपको। प्रेमिस जो अब तक मैंने समझा है वो यही है कि एक एक चीज जिसको आप बेस बना लेते हैं, मतलब दो पार्टीज अगर हैं तो आप एक चीज को बेस बना लेते हैं और उसी को लेके आगे चलते हैं, उसी में से पॉइंट देते हैं और उसमें से लेके आते हैं। तो वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है वो यही था कि प्रेमिस यही है कि सर हम्म। साहिर अपना प्रेमिस जो उन्होंने सेट किया था वो, और जो जैसे किया था वो और था, और जो वो अपना प्रेमिस सेट कर रहे थे मतलब वो और कर रहे थे। ठीक है, आई थिंक दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, मैं नेक्स्ट म्यूट करूंगी। फहमिद, आपका हैंड रेस था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सलाउद्दीन साहब की ना इनकी बहुत बुरी हाइजीन, ये मतलब कि हमें सब कुछ पता है वाला हिसाब होता है ना, पहले से कौन सी लगेगी इतना नहीं, लेकिन बट समझ गया कि वो साहिरुद्दीन साहब को इस तरह बात हो रही थी जैसे मैं अपने वालिद साहब को कोई चीज समझाता हूँ तो वो कहते हैं जा भाई काम करो, तो पता नहीं कहाँ से सीख रहा है। तो ये सलाह, और दूसरा नूरपुरी साहब को जीरो नॉलेज थी फलस्तीन के बारे में, क्योंकि नकबे में जो हम सबको आईएमएस के तवस्सुस से मिला, हमने पढ़ा तो पता लगा कि असल मसला क्या है। वो बातें कर रहे हैं कि जगहें बेच दी, ये कोई बात है? मतलब ये तो जीरो। क्योंकि मैंने आधी वीडियो देखी तो उसमें रही बात होस्ट की, होस्ट साहब दोनों पार्टियों को ना एक तरह से कहते हैं कि बात है ना, मतलब वो रहे कि सबकी नजरें रहे शो पे ना, कोई भी मिस ना करे, अब हम्म। यहाँ से इस साइड से बात आ रही है, अब इस साइड से बात आ रही है, मसाला फड्डा हो डाल गया रहे तो। थे बस। हाँ, फड्डा डाल दे कराची लैंग्वेज में। ओके, हाँ। अंडरस्टूड। और ये सलाउद्दीन साहब की तो इतनी बुरी लगी कि भाई तुम सुनो तो सही, अगर कोई नया बंदा बात कर रहा है बिल्कुल तकब्बुर वाला अंदाज, लेकिन वो अंदाजे बयां वही अस्सलाम वालेकुम वाला नहीं होता, वो किसी की मतलब के तंजिया, अच्छा, बिल्कुल तो तंजिया। इसको जरा ना आर्ग्यूमेंट को अपने इस तरह प्लेस करें कि ये चीजें किस तरह बेटर हो सकती थी, कि वो क्या क्या अप्रोच यूज करते कि वो साहिलदीन उनकी साहब के बॉडी जैसे, लैंग्वेज ठीक हो सकती थी। अगर वो ये बोलते कि साहिलदीन साहब आप हमसे बात करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं हमें समझाएं, मतलब एक अंदाज, नहीं नहीं हम सही कर रहे हैं काम। और साहिलदीन साहब ने डायरेक्ट जो अटैक करा ना, जो कि इनका है तरीकाकार उस्ताद का, तो फिर वो उससे इनको लगती है मतलब कि ना ये फिर बुरे मान हम्म। जाते हैं फौरी से। तो दोनों से ओके। साहिलदीन साहब की ये है कि एकदम जो शॉट मारते हैं ना कि भाई तुम सब फारिग हो, तो हकीकत में फिर वो बिदक जाते हैं सारे। फिर बात ना हो नहीं पाती। तो ये साहिर सर थोड़ा की हाइजीन कौन किस तरह की थी यहाँ पे।
मुझे इस चीज में लगी कि साहिलुद्दीन साहब की बात ना, जब उन्होंने बोला ना कि फजलुर रहमान साहब जब आ जाते हैं जलसा लेके, तो सलाउद्दीन साहब वहां पे ना वो हो गए, बाइस हो गए कि भाई हमारे मुल्ला को क्यों बोल दी। हम्म। वहां पे इस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट रहा पूरे इसमें ना। और होस्ट ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा करा कि बस चांदनी लगी रहे शो में कि भाई साहिलुद्दीन साहब ने तो ठीक ये है। ज्यादा चाहते तो होस्ट ना ये सब चीजें कि यार बात तो समझो, और बार बार टोकना। होस्ट भी टोक रहा था, सलाउद्दीन साहब भी टोक रहे थे कि आप बताएं क्या हिस्ट्री हम्म। यहूदियों की। गलत अब जगह पे इंटरप्शन हो रही थी, गलत हम्म। चीजों को हाईलाइट किया और जा एक रहा था सबसे मेन बड़ा टॉपिक से। बुरी चीज ये लगी कि साइलेंस साहब दूर थे, अगर सामने होते तो एक बात होती तरीकेकार से। अब वो ये बोल रहे गेट थे बैरियर डिले आता है। होके आ रहा था, बैरियर आ रहा है, डिले हो रही है वॉइस। फिर वो बीच में से कोई एक मौलाना साहब बोल दें कि भाई हम्म। ये नहीं है, तो साइलेंस साहब बीच में छोड़ के फिर दोबारा एक बात शुरू हुई। हम्म। ठीक है। अ, ठीक है फहमिद, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे एक आलिया सवाल था मैम। कि मैंने वो मांगी थी किसी से ना, यहूदियों की हिस्ट्री के हवाले से ना, मुझे कोई बुक रिकमेंडेड हो जाए या फिर कोई जैसे आर्टिकल मिलता है नकबा का जैसे मिल गया था। हम्म। तो ये किसी अगर यहाँ पे सब सुन रहे हैं तो किसी के पास हो तो मुझे यानी कि आई कमेंट में थिंक इस ही पे सेंड कर काफी दें। मटेरियल मिल जाएगा, आप इसको ना फीडबैक फॉर्म में लिख दें, वहां पे भी ना चलें। आपको सर्च करके कुछ बुक्स भी मिल जाएंगी। थैंक यू। फीडबैक फॉर्म अभी शेयर हो जाएगा जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं अगेन रिपीट करूंगी कि मोस्टली जो फोकस है ना, जल्दी से हाइजीन को वाइंड अप करके बेटरमेंट के कमेंट्स लेके फिर हम एक्चुअल वीडियो के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। आलिया, आप अनम्यूट कर लें। मुझे जो डिस्कशन करनी थी ना, इस्लामिक मदरसास टुडे, उस पे मुझे डिस्कशन करनी है, तो मैंने उसकी हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हुई थी, तो मैंने तमाम स्टूडेंट्स को देखा था कि वो न्यूट्रल रह के उन्होंने वीडियो को एनालाइज नहीं किया। तो ये आप सबके लिए मेरा मैसेज है कि आप यस। न्यूट्रल होके, साहिल अदीम की तरफ से आप आ रहे हैं, तो आप उनकी जो गलतियां हैं उनको छोड़े नहीं। आप न्यूट्रल होके एज स्टूडेंट्स आपने सबको इक्वली आपने देखना है कि किसने क्या क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट टाइम नोट किया था, तो इस पे जरा ध्यान रखिएगा सब। जो लोग क्रिटिकली देख रहे हैं, आई थिंक दे हैव नोटिस दिस पॉइंट एज वेल। और क्रिटिकल एनालिसिस में ये वीडियो इसीलिए रखी गई है क्योंकि वी हैव टू एनालाइज एवरी सिंगल पर्सन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। तो थैंक यू आलिया फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। और मदरसे वाली डिस्कशन है, इंशाल्लाह हम लास्ट में इसकी तरफ मूव करते हैं। सादिया इरम। जी, मेरा भी यही पॉइंट था, एक ये कि बायसनेस ना दिखाई जाए, क्योंकि हम लोग आईएमएस वाले जो है ना दिखाते हैं। और मेरे हिसाब से हाइजीन में अगर सबसे ज्यादा बुरा प्ले किया तो साहिल अदीम ने किया, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको मौका दिया जा रहा था और बार बार होस्ट उनसे आंसर लेना चाह रहा था और चाह रहा था कि वो पॉइंट्स क्लियर करके दें जो वो सुनाना चाहते हैं लोगों को। दूसरी तरफ साहिल साहब ने एक दो तंज भी कर दिए, उस पे बात बहुत भड़क गई। और बाकी लोगों को वो सिखाने आए थे। एक जो मसला ये था कि दो दो जो पार्टीज बन गई, जबकि पार्टी नहीं बनना चाहिए था, टॉपिक ही एक था और सोल्यूशन निकालना मसला था ना, बीच में मिलके इन्होंने सोल्यूशन निकालना था। तो बैरियर ये जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो नहीं होना चाहिए था, उससे बहुत ज्यादा फर्स्ट क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। लेकिन हाइजीन होस्ट ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मामला ठंडे रहें, सबकी बारी भी आए, क्योंकि उसका काम भी यही था कि सबको उसने बारी देनी थी, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। लेकिन उसने कोशिश की कि जो चीज वो सिखाना चाह रहा था या जिस पे वो लाना चाह रहा था, उसने साहिल अदीम को बार बार जो है मौका दिया कि आप बोलें, आप बताएं, इस पे आप जवाब दें, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस पे जवाब दें। तो उन्हें जवाब देना चाहिए था। अटैक्स उन्होंने किए जो जिससे बात जो है वो गलत रुख इख्तियार कर दी। थैंक यू। हम्म। जज़ाकल्लाह। जी, लुबना, अपने पॉइंट्स को शॉर्ट रखिएगा, के बाद हम आगे मूव करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा पॉइंट यही है इसमें कि एक तो सर साहिल ने सिर्फ हिंट्स दे रहे थे, मतलब जब बार बार उनसे सवाल किया जा रहा था ना, तो वो मुकम्मल बात नहीं थे कर रहे। हर बात की सिर्फ हिंट दे के तो फिर आगे बात चल जाती थी, फिर आगे हर बात की हिंट दे के, मतलब वो होस्ट ने कितनी दफा पूछा कि आप थर्ड टेम्पल के बारे में आप बता दें, आप बता दें, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात अधूरी रही थी उसमें ना। यस। और यस। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि ये जो नूरी साहब थे,
वो जो है वो मौजू से हट रहे थे बार बार। और जहां तक मुझे लग रहा था वो ये था कि उनको पता नहीं था असल बात का, उनको इस चीज के बारे में इल्म ही नहीं था, उनकी तारीख के बारे में या इस मसले का असल उनको इल्म नहीं था पीछे से रखे। तो इसलिए वो खुद ही बार बार जो ना मौजू से हटाने की कोशिश कर रहे थे सबको। बस यही पॉइंट है मेरा। जज़ाकल्लाह। जी अदील। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट जरा वीक है, मुझे वालेकुम बता सलाम। दीजिए। जी आ रही है। अच्छा, एक दो चीजों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो बातें एक सिस्टर ने पहले जो साहिल साहब के बारे में बात की, वो बिल्कुल उनकी मैं बात को एग्री करता हूँ, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि उनको बार बार मौका दिया जा रहा था। लेकिन एक चीज जिसकी तरफ मैं सबका ध्यान लेके आना चाहता हूँ वो ये है कि हम देखते हैं कि जो गायें हैं वो गाय को ही पैदा करती है, बकरी बकरी को, शेर शेरनी के शेर को, शेर के बच्चों के, यानी कि एक चीज है। तो ये जो टूल्स है ना, ये जो टूल है मीडिया का टूल जो है, ये आउट ऑफ कंट्रोल टूल है। और ये आउट ऑफ कंट्रोल टूल जिस तरह हमें ये दिया गया है ना, इससे वही चीज फैलेगी जो, यानी कि बकरी का बच्चा बकरा ही देगा। बकरी बकरा बकरी जो है वो बकरी को ही पैदा कर सकती है, बकरी को पैदा कर सकती है, ये वही चीज है। यहाँ पर फैला हुआ इंतशार हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब भी हम जो है वो बाइसनेस दिखाएंगे जितनी मर्जी, यानी कि अनबाइसनेस भी एक बाइसनेस है कि मैं किसी चीज में बाइस नहीं हूँ। अनबाइसनेस भी एक बाइसनेस है कि मैंने किसी से बाइस नहीं होना। तो हम अभी वही तरीकाकार अपना रहे हैं, इसमें जीत तो हार तो किसी की भी नहीं है। हाँ जी, ये है कि साहिल भाई को काफी मौका दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं पॉइंट आउट और करना चाहूंगा, जो पूरी वीडियो से, जब से ये वीडियो चली अब तक किसी ने नहीं देखी ना नोट की। थर्ड टेम्पल, साहिल भाई अक्सर कहते हैं मैं बताता हूँ, ये होगा ऐसे होगा, लेकिन वो बताते नहीं है। वो कभी भी बात अपनी क्लियर नहीं करते। अगर साहिल भाई को ये लगता है कि वो थर्ड टेम्पल बनाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और चीज भी है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है कि चाइना जो सिल्क रोड बना रहा था, चाइना को रोकने के लिए, वहां से जो है वो क्या कहते हैं, शाम और उर्दन और यमन जो है, वहां पर एक सिल्क रोड बनाया जा रहा है कि वहां से वहां पर जो है वो सारे जो समुद्री के रास्ते से जो है वो ट्रेड होगी। और वहां से हम जो है वो एक वहां से ट्रेड का मरकज चलाएंगे, और वहां पर सिल्क रोड बनाएंगे। एक ये भी एक जो है इसका मरकज है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो थर्ड टेम्पल बनाना है, तो इतने ही अपने ईमान पे पैरोकार हैं, उनकी तरीक ही हमने सीखनी है। तो क्या तरीक बदलती है और तरीक पक्के लोगों पे ही रहती है? मुसलमान तो आज तक पक्के लोगों पर रहे नहीं, और वो इतने पक्के हैं कि बस उन थर्ड टेम्पल पे रहना है। क्योंकि वो जो यहूदी हैं, जो किताबों पे यकीन रखने वाले हैं, वो तो खुद उनसे मार खा रहे हैं और टका के मार खा रहे हैं उनकी। उनको तो बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। ये अश्कनाजी यहूदी हैं जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन में भी यही लोग बैठे हुए हैं। ये सब लोग वो लोग बैठे हुए हैं जो असल में यहूदी नहीं है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अय्याज और असलम का आपस में झगड़ा था। अय्याज ने क्या किया, असलम की जगह पे आके, नहीं सॉरी, अय्याज और असलम का आपस में झगड़ा है जमीन का। और मैं हूँ अदील, मैं कहता हूँ भाई, अय्याज को मैं जमीन लेके देता हूँ। अय्याज को मैंने जमीन लेके दे दी और अय्याज को मैंने मारना शुरू कर दिया। अब ये अश्कनाजी यहूदी ये हैं। तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि बस उन्होंने एक थर्ड टेम्पल बनाना है और वहां पर जो है वहां पर वो कुछ साइंस है, या फिर वहां पर जो है उससे वहां पर वो आएगा, दज्जाल आएगा, और फिर उनकी सारे जो है वो दुनिया में हुकूमत कायम होगी। ये एक चीजें हैं। तो लेकिन ये ये एक सामने दिखाने वाली किताब है, लेकिन इसे इसके पसे पर्दा जो है बड़े बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, सारी दुनिया के प्लान चल रहे हैं। क्योंकि वो चाइना की तरफ शिफ्ट होने नहीं देना चाह रहे, चाइना को इकोनॉमिक डोर जो है वो देना नहीं चाह रहे। और यहाँ पर जो सिल्क रोड इधर से इसीलिए उन्होंने इंडिया को एम्पावर किया है। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सिल्क रोड जो यहाँ पर बन रहा था, उससे हमारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये सारा जो है वो हालात बुरे हुए हुए हैं, और गवादर के हालात अभी तक बुरे हुए हुए हैं। तो अब वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है यहाँ पर अपना कंट्रोल तसल्लुत यहाँ पर जमा के, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर उस चीज को बनाया जाए, शाम उर्दन, यहाँ से ये पुरानी ट्रेड लाइन है, पुराने दौर से भी यहाँ पर ही ट्रेड होती थी, और यही यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर अदील, जो आपने पॉइंट शेयर किए हैं। और अगेन मैं ये फोकस दिलाऊं सबका कि अभी जो इससे पहले भी ये पॉइंट हाईलाइट हुआ है कि बायसनेस आ जाती है।
बायसनेस आना मसला नहीं है, उस बायसनेस को कंट्रोल करके रखना। और जब आप किसी चीज़ को जज कर रहे हो, बेशक ऑन अ इवन ऑन अ स्मॉल लेवल, आपने किसी को भी बायस होके अगर जज करेंगे तो आप सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो यू हैव टू फोकस स्पेसिफिकली ऑन साहिल, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। और हर किसी की, हमने ताबे किसी के नहीं आना, ताबे सिर्फ अल्लाह के आना है। सो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि अपने ऊपर काम किया जा सके। लास्टली ओके, उमैर, फीडबैक फॉर्म शेयर हो चुका है इन द कमेंट्स। उमैर, आप अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैं प्रेमिस अगर बात करें तो साहिल अदीम साहब की अगर प्रेमिस देखें तो वो ये थी कि मदरसे की तरबियत में निज़ाम का नफाज शामिल नहीं है, तज़किया हम्म नफ्स मकसद है। तो किसी भी हुक्मरान की इत्तबा जो है ना वो फ़र्ज़ है। उनका ये प्रेमिस था। वो यही कह रहे थे कि और सियासत जो है ना वो पहली सुन्नत है, वो हमें उस पर अमल करना चाहिए। बाकी अबू याया साहब ये कह रहे थे कि उल्मा की कोताहियाँ उन्होंने मानी, लेकिन वो फिर भी वो यही कह रहे थे कि तज़किया नफ्स जो है ना वही असल हल है। और सलाहुद्दीन साहब का प्रेमिस मेनली ये था कि जो स्पीकर टाइप के लोग हैं या इस टाइप के लोग हैं, साहिल अदीम जैसे लोग जो हैं वो हलाल हराम में लोगों को तमीज़ नहीं सिखाते, वो उसी से आएगी कि तज़किया नफ्स उनका कराया जाए। और बाकी जो होस्ट जो थे हमारे, वो उनकी हाइजीन उनमें बहुत ज़्यादा ये देखने में फील हो रहा था कि जैसे उनको बात कुछ कुछ जो है ना समझ में नहीं आ रही थी। और उनकी टोन भी कुछ बीच में जो है ना अजीबो गरीब सी होती थी, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वो लाउड हो जाते थे और तवज्जो दूसरी तरफ दिलाने के लिए और हम्म दूसरे को, और आपस में ऐसा लग रहा था स्टूडियो में जो बैठे थे लोग ग्रुप कि वो एक ग्रुप बन गया है और वो साहिल अदीम का मजाक सा उड़ा रहे हैं एक दूसरे की आंखों में आंखें देख के, और इस तरह करके भी फील आ रही थी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, सिंस वी हैव सो मेनी हैंड्स रेज, हम ये एक्टिविटी अभी कर लेते हैं कि ना, क्योंकि ये वाली एक्टिविटी सीए में पहले भी हो चुकी है, जिसमें वी हैड द वीडियो अबाउट द फ्रेंच हिजाब बैन। अगर आपने डिस्कशन फोरम की वो वीडियो देखी हो, फ्रेंच हिजाब बैन, उसके अंदर ये एक्टिविटी पहले परफॉर्म हुई भी है। तो वी गोइंग टू कंडक्ट दिस अगेन। मैं अनम्यूट करूंगी वहीदा। वहीदा, अगर आप मेरे साथ ये एक्टिविटी कर लें। तो वहीदा, मैं आपको नहीं देख पा रही। वकार, वकार आप अनम्यूट करें, एंड आई वुड लाइक यू के होस्ट, आप स्क्रीन में जो होस्ट की कुछ चीजें मेंशन है, जस्ट क्विकली अपना कमेंट देने के बाद उनको भी रेट कर दें। व्हाट वुड यू रेट द होस्ट एट द बॉडी लैंग्वेज? अस्सलाम वालेकुम। असल में मैंने जो आपने अभी जो एक्टिविटी मुझे दे रही है, ये इसके लिए तो एड्रेस नहीं किया था, पर मैं एक पॉइंट वैसे बताना चाह रहा था। जी जी, आप पॉइंट शेयर करें, फिर अगर आप वॉलंटियर करेंगे तो हम ये एक्टिविटी कर लेंगे। हाँ, वो इस तरह था कि ये बुनियादी चीज़, इसमें दो तीन चीज़ें जो वैसे शायद किसी को ना पता हो, कि वो जो भी बाकी वहाँ पे स्कॉलर बैठे हुए थे, वो थोड़े से सल्फी जो है ना वो मनहज के थे, और वो इस पे बिलीव करते हैं कि जो निज़ाम की बातें और इस तरह इस सब पे वो इतना बिलीव नहीं करते। और जो यहिया साहब हैं, उन्होंने साहिल साहब को वो कह भी रहे थे, कोई ईमेल्स वगैरह लिखी है इस तरह। तो अब उस पे ये है कि वो पहले ही एक बाइसनेस पे जा रहे थे। तो जब यहाँ पे एंकर ने इनसे इस तरह सवालात किए इस किस्म के, तो वो पहले से एक उन्होंने बनाया हुआ था कि साइलदीन इस तरह निज़ाम की बात करता है, उसके अगेंस्ट साइलदीन साहब को, जबकि वो नज़र नहीं आ रहे थे। जब उन्होंने फजल रहमान की बात की थी तो उस टाइम उनको नहीं पता था कि ये कौन से उलमाए कराम जो है ना बैठे हुए हैं। तो बेसिक ये वही था, एक गैप था। जबकि उस तरह अगर इंट्रोडक्शन हो जाता और साहिल बेहतर तरह समझ जाते, तो ये एक अच्छे वे में उस तरह हो सकता था, वो भी साहिल को समझ लेते। तो वो उनको मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे थे और साहिल साहब उनको फजलुर रहमान साहब की वो उस तरह कह रहे थे। तो यही बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग थी शुरू से। और वो जो एंकर साहब थे वो भी इसीलिए वो करवाना ये चाह रहे थे कि बहस मुबैसा हो और थोड़ा सा प्रोग्राम हिट हो। तो वो असल मसला ये था कि असल उनकी ये नीयत इस तरह नहीं थी। इसके अलावा भी कितने ही उन्होंने इस तरह प्रोग्राम हुए चैनल पे, तो उनका अच्छा कोई रिजल्ट उससे नहीं निकला। जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, उमैर।
ओके अनम्यूटेड ओके वकार वकार आप अनम्यूट हो गया दोबारा। ओके वहीदा आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वहीदा। जी एक्चुअली आपका क्वेश्चन पिछला जो था वो था कि फ्रेंच जो वीडियो थी उसके अंदर क्या आर्गुमेंट्स थे और क्या था, तो उसके अंदर जो थे नहीं वहीदा मेन वो वाला वो मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो एक्चुअली मैं रिमाइंड करा रही थी कि उस वीडियो के अंदर भी जी एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी जो कि जी हम जी अभी परफॉर्म करेंगे। सो इफ यूड लाइक मैं चाहूंगी कि आप होस्ट की हाइजीन को रेट करें। होस्ट जो थे वो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे और एक बात पूरी मैं नहीं होने आपसे देते एक मिनट थे। मैं आपसे ना खुद पूछती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज को आप अगर रेट करना हो जी आप उन्हें 10 में से क्या रेट करेंगे? बिकॉज दिस शोज कि हम किस मेंटालिटी से चीजों को देख रहे हैं, और कमेंट्स में भी इफ यू गाइस वांट टू आप बताते रहें। में उनको अगर हम लोएस्ट रेट पे देखें तो उनकी तकरीबन 3 और 4 पॉइंट्स में दूंगी, इसलिए कि होस्ट का काम ऐसा नहीं, एरोगेंट नहीं होता। आपको न्यूट्रल होके काम करना होता है। जब होस्ट कर रहे हैं तो फिर आप न्यूट्रल होके अपने अपना जो है ना वो आर्गुमेंट आप नहीं दे सकते। आप दोनों तरफों से या 3 तरफों से जो भी आर्गुमेंट ले रहे हैं ना आप उनके ऊपर बात करें, अदरवाइज आप खुद बायस होके वो काम बताना शुरू हो जाते थे। और दूसरी बात ये कि साहिल सर की मुझे बहुत बेचारगी नजर आई, यकीन करें एक शक्ल मिनट से नजर आ रहा वहीदा था। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि हमने एक चीज पे भी फोकस करना है, तो होस्ट पे ही रहते हैं। स्पीच का जी बताएं, होस्ट की स्पीच को आप क्या रेट करेंगे? होस्ट जो थे उनको 4 नंबर दूंगी मैं, इससे ज्यादा नहीं दूंगी क्योंकि उनको और भी अच्छे तरीके से वो होस्ट कर सकते थे, सारे हम्म आर्गुमेंट वो लेके अच्छा बता सकते वही थे अच्छे तरीके ना से। इसमें ना जो हमने ना होस्ट की हाइजीन को ना डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले मैंने आपसे बॉडी लैंग्वेज पूछा, फिर मैंने आपसे उसी होस्ट की स्पीच का पूछा, अब मैं आपसे जी टोन का पूछ रही हूँ कि डिलीवरी का अंदाज, उन्होंने अपनी बात को जिस टोन में डिलीवर किया उसको आप किस तरह रेट करेंगी और कितना रेट करेंगी? उसमें उनकी वही एरोगेंट स्टाइल था उनका, थोड़ा सा जो है वो बाइस भी हो रहे थे और उस तरह से यानी कि बात कर रहे थे कि जैसे कि मैं सही कह रहा हूँ और बात जो है ना वो ये इस तरह से होनी चाहिए, कुछ इस तरह से मुझे नजर आया। तो कितना हो गया फिर? 3 4? आप उनको भी इसी तरह मैं 3 नंबर दूंगी। मुझे होस्टिंग उनकी अच्छी नहीं ठीक है लगी है क्योंकि इनसे भी आगे बेटर आते बहुत हैं इस पे, इमोशनल स्टेबिलिटी। जी जी इमोशनल स्टेबिलिटी जो थी ना वो भी उसमें लाउड भी हो रहे थे वो, बाज़ औक़ात उसमें वीडियो में लाउड भी हुए हैं। ओके तो फिर कितना? तो उसमें भी उनको 3 या 4 नंबर ही दूंगी मैं, 4 नंबर दूंगी बस। हम्म जी 4 नंबर। अच्छा किसी ने 7 भी दिए हुए हैं इमोशनल स्टेबिलिटी पे। और कॉन्फिडेंस? जी कॉन्फिडेंस उनमें बहुत नजर आया, ओवर कॉन्फिडेंस बल्कि नजर आया उनकी बातों से, उनके स्टाइल से, उनकी जो है वो गुफ्तगू से। तो हमारे पास उनको 100 भी आ गया तो कॉन्फिडेंस में। दे दूंगी उनको कि कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बल्कि हो रहे थे वो। ऑलराइट ठीक है जज़ाकल्लाह वहीदा। अब नेक्स्ट पर्सन की तरफ हम मूव करेंगे फ्रॉम समवन एल्स। तानिया। तानिया आप अनम्यूट कर लें, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। तानिया आपको रिक्वेस्ट आई होगी। Assalamu alaikum. वालेकुम I अस्सलाम would, जी I, तानिया। I would like to draw the conclusion that, कंक्लूजन ऑफ that व्हाट एग्जैक्टली? conclusion from a common person's perspective who is actually watching the video. ओके द कंक्लूजन ऑफ द होल वीडियो आप शेयर करना चाह रही हैं? Yeah, yeah. ओके So the conclusion is कि जब एक आम इंसान ये देख रहा होता है कि we have in our philosophy that we are one ummah, right? And when we see people of people who claim themselves to be the जो मानते हैं कि उनके पास हक की किताब है वो, और वो लोग जो ये जानते हैं और मानते हैं अपने बारे में कि हमें पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, वो they don't have any space in their hearts for each other.
जी तानिया, आप कंटिन्यू करें। Um, because we और are one ummah, so आर यू आई थॉट यू वर कंटिन्यूइंग। आपने कंप्लीट कर लिया? no, little bit things I have to add. So because we जी are जी one बिल्कुल, ummah, टेक योर टाइम, so टेक योर टाइम। have, we should have some space for each other, irrespective of who is sitting in front of us, and irrespective of from which background the person is coming. It is for both peoples, right? It is for people from both the sides. both of I'm the not biased perspective, about right? anyone. Yeah. So we should teach politics to the Maulvis, and our Maulvis should teach how we can learn Islam. मतलब उनके पर्सपेक्टिव से हमें ये सोचना चाहिए why they are not convinced through our arguments. Yes, that's a good point. जज़ाकल्लाहु खैर. Okay तानिया, I would like you to stay with me और हम अगले पर्सन का भी एनालिसिस कर लेते हैं about the hygiene, क्योंकि आपने कंक्लूड किया है वीडियो को and you have given some points. तो how would you rate the body language of Salahuddin? He was I have actually not taken much of the critically sessions of critical analysis, how to do it. I have not taken that. It was a general my That's own actually opinion. good, क्योंकि फिर हम बिल्कुल एक रॉ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, रॉ एनालिसिस देखेंगे, बिकॉज आपने वीडियो देखी है तो जस्ट फ्रॉम अ कॉमन मैन्स परस्पेक्टिव just rate the body language. Body language of okay. If you're giving 10, then it was really, really good. And if you're giving a 1, then it was really bad. So overall, what did you see? I should give him 7. 7. Okay. Yeah. And speech? Speech, Okay, we have a comment. Sahil Adeem is 10 by 10 in all. This is the biasness. no, जी, this is please he हमें was बताएं. just biased. About Society. No, about Salahuddin speech. Okay. His speech, if I have to overall, give him marks out of 10, so I'll give 7 in all. Okay. And the tone? His tone was less than 7. You can consider 5 or 6. 5 or 6, okay. Emotional stability? Emotional stability. His emotional stability was little bit, not that much. Okay, this is also 6. 6. And confidence? His confidence was like 9. 9, okay. Yeah. I think all of the speakers had a lot of confidence. Thank you, Tanya, for your contribution. We will move on to the next person. Jazakallahu khair. Okay. Binte Atif. Would you like to analyze Sahil? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी जी, मैं बस एक और बात भी कहना चाहूंगी, जो सुबैह इकराम का जो था ना, तो उसमें जो है ना, मैं तो ज्यादा मार्क्स दूंगी बनिस्बत ये कि सलाहुद्दीन साहब की, जो मुझे बहुत ही एरोगेंट थे वो, और उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी जो है वो कर रहे थे बात, मुझे उनका सही नहीं लगा, मगरूरियत के ओके, साथ। ये फिर सबका पर्सपेक्टिव है ना, क्योंकि कमेंट्स में भी बता रहे हैं, अभी तानिया ने भी रेट किया, तो सबके पास एक रीजन है ये रेटिंग्स देने की। सही। और मुझे साहिद का अच्छा लगा, साहिद की बॉडी लैंग्वेज में तो मैं 10% में 10 में दूंगी, और स्पीच में ये कहूंगी कि 8%, क्योंकि उन्होंने पूरी बात डिलीवर नहीं की ना, तो इस वजह से थोड़े से मार्क्स। ओके, आई वुड से कि 10 by 10 इज लाइक परफेक्ट। तो थोड़ा सा ना, क्योंकि हमें इंटरव्यूज को देखने में, एंड अगेन एक बैरियर जो आया है कि ही वाज नॉट देयर लाइव,
तो बॉडी लैंग्वेज फिर 10 बनती नहीं। एक तो ये कि एक बैरियर आ जाता है कि हम उन्हें उस तरह नहीं देख पाए जिस तरह बाकी स्पीकर्स को देख रहे थे। सो दैट्स अ बैरियर। सो आई वुड से मे बी 8 और 9 एंड सही। ज्यादातर कमेंट 7 के आ रहे हैं। तो अगर स्पीच की तरफ मूव करते हैं, स्पीच का बताएं। स्पीच में तो 8 क्योंकि जो है ना मतलब उनकी ना बात डिलीवर नहीं हो पाई ना, तो इस वजह से थोड़ा सा, वैसे बहुत अच्छा था उनका, लेकिन जो है ना मतलब जिस चीज में थर्ड टेम्पल का था वो पूरी बात नहीं कर पाए, तो उसमें थोड़ा सा मार्क्स। अच्छा, टोन? टोन बिल्कुल परफेक्ट थी, 10 में से 10। परफेक्ट थी। हम्म। शायद आपने मतलब पूरी वीडियो नहीं देखी। बहुत बर्दाश्त कर रहे थे ना कि सलाउद्दीन हाँ, और या जो ही वाज डूइंग दैट, बट जितना आप एग्रेसिव साइड पे जाते हैं आपकी हाइजीन उतनी नीचे आती रहती है। हमने उस सबर को भी देखना है विच ही वाज शोइंग, बट हमने ओवरऑल वीडियो को देख के चलना है कि कहाँ कहाँ पे लैग आया, कहाँ कहाँ पे वो नंबर माइनस होते गए। तो इन ओवरऑल वीडियो जिसमें स्पेशली इन द लास्ट पार्ट उनकी टोन में आई है खराबी। वो तो थोड़ी बहुत तो आई होगी ना, क्योंकि नूरपुरी साहब जो थे बायस वो बायस बिल्कुल नहीं बायस। आ रहा था, मतलब उनकी वजह से जाहिर सी बात थोड़ा सा एग्रेसिव तो हो ही जाते बंदा, ठीक है ठीक है, राइट। इसको ना ऑडियंस पे छोड़ते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी। उसमें भी जो है ना 8%। सॉरी आपकी आवाज कट गई, वुड यू रिपीट? 8। इमोशनल स्टेबिलिटी पे 8। कमेंट्स भी देख लेते हैं जी। इमोशनल स्टेबिलिटी ओके 6 5 4। ठीक है, ज्यादातर 5 4 आ रहे हैं। आफ्टर 10 भी आ दैट गए। we got 10 as well। और कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तो था यार। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस तो फुल था, कॉन्फिडेंस तो था। बहुत सही था। ऑलराइट, जज़ाकल्लाह खैर बारिकल्लाह। for your contribution बिनते यार, thank you so much। Okay, we got the last person, um जीशान, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओवरऑल सबकी अगर हाइजीन के बारे में बात की जाए तो मुझे सबसे बुरी हाइजीन सलाउद्दीन साहब की लगी है, क्योंकि ओके। उन्होंने बार बार एक तो इंटरप्ट किया है साहिल साहब को, पर्सनल अटैक्स किए, एडहोमेंट पॉलिसीज लगाई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जब वो एक बात करना चाह रहे थे कि हौस से जब उनको तीसरी दफ़ा मौका दिया बात करने का थर्ड टेम्पल के हवाले से, तो उन्होंने सलाउद्दीन साहब ने कहा कि उन लोगों को लुकमा दिया कि गूगल कर लें। तो आई रोलिंग करते हुए होस्ट ने उनको मना किया कि खामोश है ना। इसके बाद साहिल साहब ने से वाले से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फिर लुकमा दिया कि आप तालमो से बात कर रहे हैं। तो ये एडहोमिन फालिसीज बहुत ज़्यादा रही। उसके बाद मुझे सबसे बुरी हाइजीन सेकंड नंबर पे लगी है होस्ट की, क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉ मैन फैलिसीज बहुत ज़्यादा लगाई हैं और बात का पतंगड़ आई मीन टॉपिक को मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा। मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत हुई है और बार बार हर एक बंदे को बार बार रिपीट करके बात सुनना सुनना पड़ रही थी कि, और वो असल में एंड तक पता नहीं चल पा रहा था कि होस्ट जो है ना वो किस साइड पे बात लेके जा रहा है। थर्ड में बात करना चाहूंगा साहिल साहब की। वो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर थी। स्पीच जो थी वो मैं जो थी थोड़े इमोशनल के अंदर आ रहे थे, और हलाल हराम के वाले से जब बात हुई तो उन्होंने एक थोड़ा तंज भी कर दिया, तो उनकी टोन जो थी वो लो थी और इमोशनली स्टेबल नहीं लगे। फिर लास्ट में हया या नूरी पूरी साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा कि इनके पास नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी थी। अगर आप इनके शुरू का आर्गूमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि जो फ़लस्तीन के ऊपर सारा मलबा डाल दिया कि ये सारा उन्होंने खुद बेचा है। तो होस्ट ने उन्हें कंफर्म करके पूछा कि ये कि आप समझते हैं कि फ़लस्तीनियों का मसला है, तो वो फिर बाहर जनरलाइज करने की कोशिश की, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मुझे डाउन लगा। तो नॉलेज की कमी थी, लेकिन वो एडहोमेन और स्ट्रॉ मैन फैलिसी दोनों लगाने की कोशिश कर रहे थे। एक तो पर्सनल अटैक, साहिल साहब को कई दफ़ा उन्होंने कहा कि आप जो है ना गलत बात की तरफ डायरेक्शन लेके जा रहे हैं और आपकी बातें फैक्ट से आ रही हैं। तो ये एडहोमेन और स्ट्रॉ मैन दोनों फैलिसी लगा रहे थे या नूरी साहब। ओवरऑल कंपोजिशन मुझे सैयद अब्बास साहब की लगी है, बेहतर लगी है, क्योंकि उनकी टोन भी कंपोज थी, इमोशनली भी कंट्रोल में थे।
लेकिन कुछ जगहों के ऊपर उनका नॉलेज जो है ना मुझे कम होता हुआ फील हुआ। तो ये हम्म थोड़ा सा एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। जी ज़ेशान, मैं चाहूंगी कि जो लास्ट पर्सन है ना, आप उनकी रेटिंग्स भी कर दें जल्दी से। बॉडी लैंग्वेज पे आप मुझे बता दें। बॉडी लैंग्वेज इनकी डिफेंसिव रही है। आई मीन मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं लगी है। हाँ, तो रेट रेट बता दें। मैं इनको 4 रेट देना चाहूंगा। 4। ओके। स्पीच। स्पीच उनकी बेहतर होती है क्योंकि मदारिस से जो लोग आ रहे होते हैं जिनका बैकग्राउंड फील होता है मदारिस से होते हैं, गुफ्तगू में काफी अच्छे होते हैं। I mean, मैं इनको यस। 6-7 करना चाहूंगा। ऑलराइट। टोन। टोन इनकी जो थी मैं 5, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। इमोशनल ओके। स्टेबिलिटी ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार डिफेंसिव साइकोलॉजी के अंदर जा रहे हैं और अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करते हुए जा रहे हैं। तो यस। मैं इनको 4 देना चाहूंगा इमोशनल स्टेबिलिटी के हवाले से। ऑलराइट। एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी इनका 4 है। ऑलराइट। जज़ाकल्लाह खैर ज़ीशान फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी, और आई होप इसके थ्रू लर्निंग भी हुई होगी और अंदाज़ा भी हुआ होगा कि where we need to more focus on our learning. Before moving on to the मदरसा टॉपिक, मैं जल्दी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगी जहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। जहाँ पे एक कमेंट था याहिया नूरपुरी साहब का कि एट 32-42 के फेलियर तो है, इसमें कोई शक नहीं, हर शोबे में फेलियर है। दीन के हवाले से ज़ाहिर है उलमा भी इंसान है, उनके अंदर भी कोताही हो सकती है। तो हेयर आई थिंक देयर इज एन अपील टू पिटी वाली फैलेसी यहाँ पे अप्लाई होती है। आफ्टर दैट एक और कमेंट था एट 50-22 के, और जो ये बात की गई है कि बहुत खतरनाक रविश की तरफ लोगों को उभारा जा रहा है। सो यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट की टोटल एक उसके पेस को चेंज करने की कोशिश की गई थी। एंड आई थिंक वी हैव वन मोर आर्ग्यूमेंट जहाँ पे यहाँ पे ये वाली चीज़ भी करनी थी, बिकॉज बट वी हैव टाइम शॉर्टेज नाउ। जस्ट अ मिनट। ओके। तो यहाँ पे जो उनका कमेंट है, याहिया नूरपुरी साहब ने कहा एट 58 कि यही बातें जब उलमा करते हैं तो उनको कहा जाता है कि उनको तो पता ही नहीं, सारा कुछ तो ये बताते रहते हैं। वही बातें साहिल अदीम साहब थोड़ा इंग्लिश बोल के कहेंगे तो फिर समझ जाते हैं कि ये असल बातें हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फैलेसीज अप्लाई हो रही हैं, जिसमें पॉइंट फैलेसी, फॉल्टी एनालॉजी, पर्सनल इंक्रूडिलिटी, फॉल्स इक्विलेंस एंड स्ट्रॉमैन। सो इन सब फैलेसीज को यू कैन सर्च ऑन दैम कि ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके अलावा these are some of the points जो कि वीडियो से गैदर किए गए थे। Now I would like to invite Noor. Noor, if you're available. Yes, yes, Ikra, I'm available. Okay, Noor. हमारे पास कुछ comments आए थे, the people who wanted to discuss about the madrasa. So we have about half an hour. So you can take on from here. Jazakallah khair. Okay, I'll be needing to share the screen. Okay, I will stop sharing. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Noorline. I hope all of you are in the best of your iman. ठीक है, सबसे पहले about the madrasas, I will take the points from the participants. आप लोगों में से जिन जिन ने रिसर्च की है, please raise your hands. And meanwhile, Ikra, just let me know, or just help me Yeah, out with the. yeah, I will take care of that part. ओके, जिन्होंने पिछले टॉपिक से अगर आपने रिलेटेड हैंड रेस किए हुए हैं तो काइंडली अभी वो डाउन कर लें, क्योंकि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द मदरसा टॉपिक, गोल्डन एज मदरसास पे जो रिसर्च है उसके लिए हैंड रेस कर दें। जज़ाकल्लाह। ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट द फर्स्ट पार्टिसिपेंट। चेंज करो। जी अस्सलाम उस्मा। वालेकुम। मैंने थोड़ी सा रिसर्च किया था, तो जो गोल्डन एज निकल रही थी इस्लामिक मदरसास की, ये अब्बासीज के दौरे खिलाफत में निकली थी। और उनमें भी ये खलीफा जो थे हारून रशीद और मामून जो थे, इनके दौर में जो था वो जो मदरसास को था ना वो ज्यादा अरूज हासिल था। तो इसमें जो और मुझे एक मैंने आर्टिकल पढ़ा जिसमें उसमें उन्होंने मतलब बताया हुआ था कि तब इनके दौर में एक लाइब्रेरी भी एक बनाई गई, और जो जिसमें इस्लामी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत से जो लिटरेचर था, पुराना लिटरेचर था, उसमें तराजुम भी किए अरबिक में,
ना सिर्फ उन्होंने इनके तराजुम किए बल्कि इनको मजीद तरक्की भी दी। और ये सब जो थे वो मदरसाज में हो रहा था, अलग से नहीं हो रहा था। मतलब वो जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे वो ये सब कुछ कर रहे थे, अलहदा से नहीं कर रहे थे। जिसकी मिसाल में उन्होंने इब्ने सीना का भी एक मिसाल दी कि वो मतलब डॉक्टरों में एक जो रूज का एक डॉक्टर जाना जाते थे, और मतलब उस दौर के, और लेकिन वो एक इस्लामी फलसफी भी थे। उन्होंने बुक्स भी लिखी थी जो कि इंसाइक्लोपीडिया जो था, द कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी जो आ रही थी। इसके अलावा और बहुत से लोग थे जो मुझे नॉन हुए, पता चला कि जो मुसलमान थे लेकिन वो साइंटिस्ट थे। उनमें एक नाम और आ रहा था, वो आ रहा था कि इब्नुल हैसम का नाम आ रहा था, कि जिसने ऑप्टिक्स के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। अल ख्वाज़मी का एक नाम आया, वो भी मदरसा से निकले हुए थे, और जिन्होंने जामिया किताब हिसाब के बारे में जो थी वो बहुत ज़्यादा इसमें किया था, कमाल को लेके गए थे। इसके अलावा उस दौर में मदरसा के जो निकले हुए स्टूडेंट्स थे, मतलब जो जो थे उनमें, एक मिनट मैंने लिखा हुआ है मिल जाए तो, इब्ने सीना का एक नाम आया था, और एक नाम आया था एक और साइंटिस्ट थे, अब मुझे खैर मिल नहीं रहा है, लेकिन एक और आ रहा है कि ये जो इस्लाम का जो सुनहरी दौर इसी को जाना जाता था, इसमें फल्कियात के भी मतलब मुसलमानों ने फल्कियात को भी तरक्की दी। इसके अलावा जो थे, इन्होंने मुसलमानों ने ही नेविगेशन का सिस्टम जो था उसको तरक्की दी, जिसकी वजह से ये जो बहरी जहाज थे ये जो सफर करते थे तो उनको रास्तों का जो इल्म था वो मुसलमान मतलब मुस्लिम जो उलमा थे जो उन्होंने इसको तरक्की दे के यहाँ तक ये लेके गए थे। इसके अलावा आबाशी के मैदान में भी तभी बहुत ज्यादा मुसलमान जो साइंसदान थे उन्होंने बहुत ज्यादा आबाशी को के लिए भी काम किया था। ऐसी ऐसी मशीनें बनाई थी जिन्होंने जो ज़राअत थी उसको बहुत ज्यादा कामयाब कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो बारूद बना के, वो जो पहली दफा जो फॉर्मूला था, तो कहते थे कि पाउडर आया करता था चीन से, उसको प्रॉपर जो फॉर्मुलेशन थी वो भी करने वाले मुसलमान साइंसदान ही थे। और ये सब वो लोग थे जो कि मदरसा के पढ़े हुए स्कॉलर्स थे, मतलब जिनको फलसफे में या इस्लामिक लॉज में भी कमाल हासिल होता था, और साथ साथ वो ये सब कुछ अपने साथ लेके जा रहे थे। अलग से दीन और दुनिया अलग अलग करके नहीं चल रहे थे, मतलब वो एक दीन के थ्रू, मतलब उसी के थ्रू लेके ये सब कुछ जाया जा रहा था और इस्लाम को तरक्की दी जा रही थी। इतना सा नूर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब क्लियर है। इफ यू ओके, कैन तो स्प्रेड मैं ये योर कह रही हूँ, या कैन यू जस्ट सिस्टर, कैन यू जस्ट मुझे एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप दे सकती हैं कि मदरसास देन, ठीक है, एंड वर्सेस टुडे, आज हम अगर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन में, तो आपको क्या चीज है जो मिसिंग नजर आ रही है? should I ask this from the same person or the next person? Noor? I want this from the same person. Okay. Usma, just a minute. Noor, actually you're the host, so either you can make me the... Okay, we got it. ठीक है, उस्मा आपका अनम्यूट हो गया, तो आप... जी जी, मुझे तब था कि तब वो जो मैं देख रही थी कि तब उनमें ना इख्तलाफ नहीं था। मतलब जो एक तो जो हुक्मरान थे वो सपोर्ट कर रहे थे, अब्बासीज जो खलीफा थे जो मैंने रीड किया उसमें, कि वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे नॉलेज को। और इसके साथ वो जो रिलीजियस नॉलेज था और जो जनरल साइंस थी उनमें जो मतलब उलमा ही थे ये उसको जो लेके जा रहे थे, और उनमें इख्तलाफ नहीं था कि नहीं ये जो है हमसे हटी हुई चीज नहीं है। बेसिकली अगर पुराना नॉलेज उन्होंने लिया तो उन्होंने उसको इस्लामिकली उसको तरक्की दी, मतलब इस्लाम के थ्रू उसमें चीजें ऐड की। लेकिन आजकल के जैसे इसी डिबेट को हम देखें अगर जो हुई थी, इसमें हम देख रहे हैं कि वो जो उलमा थे वो इस बात पे आ ही नहीं रहे हैं कि नहीं, साइंस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और जो दुनिया का मतलब जो दीन का इल्म है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जिसपे बार बार सर साहिल को फेस भी करना पड़ा कि आप दुनिया वालों को दीन क्यों नहीं सिखा देते।
मतलब आप दीन वालों को साइंस क्यों सिखाना चाह रहे हैं, मतलब ये आर्गुमेंट उन्होंने फेस भी किया है और उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। तो वही बात है कि इस टाइम में जो ये जो अब्बासीज का जो दौरे खिलाफत है, इसमें ऐसा नहीं नजर आता है। इसमें वही जो मतलब लोग साइंस को आगे लेके जा रहे हैं, जो दीन के इल्म में भी कमाल रखते हैं, जो दीन के लॉज को समझते हैं, दीन के फलसफे को समझते हैं, दीन के तसव्वुफ को समझते हैं, वही लोग साइंस में, वही डॉक्टर हैं और वही मेडिसिन को तरक्की दे रहे हैं, वही एस्ट्रोनॉमी को तरक्की दे रहे हैं। मतलब जितने भी नॉलेजेस में तरक्की देने वाले हैं, वो सारे वो उल्मा ही के ग्रुप से निकल के आ रहे हैं। ये फर्क है तब में और अब में। लेकिन देखिए सिस्टर, एक बात है कि तब जब सिविल वॉर्स में और आफ्टर वॉर्स में हम थे, ठीक है, तब हम ना ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज मुस्लिम्स वर मोर प्रिजर्विंग दीन, ठीक है, और दीन की नॉलेज हम फैला रहे थे, ठीक है। लेकिन उसमें और अब बाद में जब आफ्टर वॉर्स और सिविल वॉर्स ये सारी चीजें खत्म हो गई थी, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ये सारी ह्यूमन डेवलपमेंट, या ऊपर थोड़ी लाइन थी ना, ह्यूमन डेवलपमेंट वाज एट द डिक्लाइन, ठीक है, तो तब जाके हमें साइंसेस को पढ़ने की जरूरत पेश आई। दैट वाज द पॉइंट कि हमें साइंसेस पढ़ने की जरूरत थी। एंड एज कंपेयर टू दैट, कि हमारे मदरसास में अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, लाइक हमारे पास ऐसे मुस्लिम्स थे जो एस्ट्रोनॉमी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, उन जो बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया फिर उन्हें इम्प्लीमेंट किया है, लाइक दे वर डिटर्मिनिंग द प्रे टाइम, हमारे रोजे और उसका आपकी आवाज चली गई। किबला की तरफ है। तो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट। आई हैव अ वेरी बैड कनेक्शन टुडे, आई डोंट नो, यू कैन हियर मी नाउ? ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी के बिल्कुल एंड में, आई मीन फर्स्ट सेंचुरी से इनिशिएट किया गया था ट्रांसलेशन मूवमेंट को, लेकिन सेकंड सेंचुरी के बिल्कुल मिड्स में, सेकंड सेंचुरी के मिड से लेकर ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ताकि हमारे पास ज्यादा एलियन साइंसेस की नॉलेज है, जैसे नेचुरल साइंसेस हो गए, हमारे मैथमेटिकल साइंसेस हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस हो गई, तो ये सारी साइंसेस हमारे पास आ गई। तो एज वी कंपेयर टू द मदरसास टुडे, तो ये सारी चीजें क्या हमारे मदरसास में हो रही हैं? वही तो, वो तो नजर अब बिल्कुल भी नहीं आ रही ना। हमारे मदरसा में जो निकला हुआ स्टूडेंट है, वो तो साइंस को ऐसे समझता है जैसे गुनाह है। या एग्जैक्टली, गुनाह नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ ये अपग्रेड तो होना चाहिए। आई हैव अ वेरी बैड कनेक्शन टुडे, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन ये प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू शेयर इट। Or if you can share it with me, so I can present. ओके इकरा, I don't, yeah, I will share it in the group so you can present it, ठीक All है? right. Okay. So because we have more hands raised, तो सबसे एक Yeah, I'm overview having a देके, very bad connection today as well, I don't know what's wrong. I'm I sharing think the document. आपकी side से है, but we have a lot of hands raised as well, so okay. Okay, you can take the participants and I'm along. Okay, जब तक मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आई वुड लाइक टू से सादिया अंजुम, आप अनम्यूट करके शॉर्टली सब ना अपने पॉइंट्स दे दें। जी सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये दो लगभग 5 मिनट से मेरे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी, तो मुझे रिपीट कर देंगे आप क्या पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रही थी कि उस दौर में हमारे पास जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस होती थी और बाकी मैथमेटिकल साइंसेस और ये सारी चीजें होती, क्या अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं? नहीं नहीं, ये चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, लेकिन ये चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी है, उस वक्त हमारे हाथ में थी, क्योंकि उस वक्त एक बात आई अभी पिछले टाइम किसी सेशंस में भी साहिल सर की तरफ से, कि सहाबा का जो इस्लाम था वो एकदम इस्लाम जो था वो दोनों के लिए सेम था, लेकिन अब जो है वो इस्लाम ही लोगों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट बन गया। मतलब कोई इस्लाम के अंदर ही किसी चीज को व्हाइट समझ रहा है और वही चीज को कोई इंसान ब्लैक समझ रहा है, तो हमारे बीच में अब इस्लाम कॉमन नहीं रहा है, इस वजह से वो चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी है। और मतलब यही एक वजह नहीं है, और भी बहुत सी वजूहत हो सकती है, और इसमें ये भी नहीं है कि ये चीजें वापस नहीं आ सकती, ये चीजें वापस आ सकती हैं, और इसी की शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
All right, Sadia, thank you for your points. I think Noor is having some connection. जी, next लेते हैं आलिया. Please unmute. जी मैं मदरसे के बारे में बताऊंगी कि इब्न सीना ने जो 11th सेंचुरी के हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मदरसा इस तरह होना चाहिए कि सारे बच्चे यानी एक प्लेस में आए ताकि ज्यादा उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी और डिस्कशन होगी, तो उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा जो सिलेबस है, उन लोगों ने सिलेबस ये रखा था कि 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चे को कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें होते थे कुरान होता था, मेटाफिजिक्स होता था, अरेबिक होती थी, लिटरेचर और इस्लामिक एथिक्स और कुछ मैनुअल स्किल्स भी होते थे 6 to 14 ईयर्स। ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन में आता था। फिर था सेकेंडरी एजुकेशन में जो आपकी 14 अबव होती थी। तो 14 अबव बच्चे को क्या कहा जाता था कि उसके इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो उसमें स्पेशलाइजेशन करेगा। यानी हमारा जो आज का सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है उस सिलेबस से जो उस वक्त उनको पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद उनकी हायर एजुकेशन आती थी एलिमेंट्री के बाद, जिसमें वो मजीद और जो स्पेशलाइजेशन और जिसको आगे जाना है तो वो उसमें वो करते थे, एक्सेल करते थे। इसमें रीडिंग या स्किल्स, टीचिंग जो हम करते हैं, बाकी मेडिसिन, ज्योमेट्री, आपका ट्रेड, कॉमर्स, क्राफ्ट्समैनशिप, ये इनके सारे सब्जेक्ट्स होते थे। उसके अलावा उस टाइम के जो थे गोल्डन एज के जो टीचर्स थे वो पॉलीमैथ थे, यानी कि वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में वो स्किल्ड थे। यानी कि सपोज अल बगदादी थे 12th सेंचुरी के, वो फिजिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, ही वॉज अ ट्रेवलर, ही वॉज इजिप्टोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, अरेबिक ग्रामेरियन एंड राइटर। यानी वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उनकी महारत थी। इसी तरह एक 11th सेंचुरी के टीचर थे नसीरुद्दीन तूसी, आर्किटेक्ट थे वो, फिलोसोफर थे, फिजिशियन, साइंटिस्ट और थियोलॉजियन। इस तरह के बहुत सारे टीचर्स थे। तो जब टीचर्स आपके ऐसे थे तो उनके स्टूडेंट्स भी आप फिर अंदाजा लगा सकते कि किस तरह के निकलते होंगे। ठीक है। फिर उसके अलावा जो उन्होंने सिस्टर ने एक मेंशन किया था इराक में जो हारून रशीद के टाइम पे हुआ था, तो उन्होंने वो जो रखा था ना सेंटर, उसका नाम था हाउस ऑफ विजडम। वहां पे सारी दुनिया से आते थे जो जो अपनी स्किल के महारत के होते अपनी फील्ड्स में, और फिर सारा जो लिटरेचर होता था वो अरेबिक में ट्रांसलेट होता था। और इवन वो एक पॉइंट ये भी था कि वो जो आपकी एंशिएंट सिविलाइजेशन होती थी जैसे ग्रीक और रोमन क्लासिकल टेक्स्ट, उन्होंने उससे भी हेल्प ली थी कि पीछे की जो सिविलाइजेशन है उनके टेक्स्ट को भी इंक्लूड किया था आपके मैथमेटिकल ग्रामेटिकल डिस्कोर्स के लिए। ठीक है। दूसरा ये चीज थी कि ये अच्छा मैंने एक पॉइंट नोट किया कि ये जो हमारे रसूलुल्लाह की इंतकाल हुआ था 7th सेंचुरी में, उसके बाद ये जो हमारे पास आपके हमारे स्कॉलर्स हैं ना जो बहुत स्किल्ड थे 8th सेंचुरी के, 9th सेंचुरी में एक यूनिवर्सिटी बनाई परवीन के नाम से, 10th सेंचुरी में अजहर यूनिवर्सिटी बनाई गई, 11th सेंचुरी में निजामिया यूनिवर्सिटी। यानी जो सहाबा के बाद का इमीडिएट दौर है, यानी बिल्कुल आपको कुरान और हदीस जो ट्रांसफर हुई है तो उन तक एक तरह से एक ओरिजिनल इल्म जो कहते हैं ना कि पीछे कुछ टाइम में चेंज हो गया है हमारा कुरान और हदीस को देखने का पर्सपेक्टिव, और हमें किस तरह से वो मिला है वो चेंज हो गया, जबकि उस टाइम में आप देखें तो उनको बिल्कुल फ्रेश मिला था, तो उन्होंने उसको इस तरह से यूटिलाइज किया था। अच्छा, फिर दूसरी चीज थी कि जो है अल ख्वारिज़मी, उन्होंने जैसे बताया कि अलजबरा की बहुत यानी फाउंडर आप कह लें, जाबिर बिन हयान हमारे पास आते हैं, वो केमिस्ट्री में थे, और बहुत सारी जो इन्वेंशंस हुई जैसे सेलेस्टियल बॉडीज को आपने किस तरह स्टडी करना है, और इंडस्ट्री को आप ले लें जैसे वेपन्स के लिए, और बिजली का उन्होंने बताया एक सिस्टर ने किस तरह उन्होंने प्रोड्यूस करने का, मशीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स उन्होंने किस तरह से, यानी कि जो फैक्ट्री में काम होता है इंडस्ट्री जो होती थी वो उन्होंने बहुत ज्यादा उठाई, कैलीग्राफी, इवन चेस में भी, बुक ऑफ चेस एक जो थे रूमी, उन्होंने अल अदली रूमी, उन्होंने बुक ऑफ चेस लिखी। तो ये सारे पॉइंट्स थे। उसके अलावा अच्छा, अब आज का जो वो है ना, अब हमारे आज के जो मदरसे हैं जो बहुत ज्यादा तादाद में हैं, लेकिन कुछ मदरसे हैं कि जिनका मैंने देखा कि उन्होंने वो उनके सब्जेक्ट्स थे, उनके सब्जेक्ट्स क्या थे, जैसे कि आपके पास कराची में ब्रांच है हमारे पास दारे जामिउल उलूम मुफ्ती तकी उस्मानी का है, उनके पास मैंने सब्जेक्ट्स नोट किए, उनमें इस्लामिक लॉ, जूरिस्प्रूडेंस के अलावा इंग्लिश भी वो टीच करते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, IT, बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि कुछ उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। उसके अलावा जामिया तो रशीद जो कराची में ब्रांच है,
उनमें एस्ट्रोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, इस्लामिक कुरान और हदीस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अलावा। थर्ड, इस्लामाबाद में एक मदरसा है जामियातुल कौसर, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, लॉ और सबके अलावा कुरान के अलावा इकोनॉमी को उनका डिपार्टमेंट है, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, आईटी, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, मेडिसिन, हेल्थ साइंसेज और आर्ट और फैसिलिटी। लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि हमारे पास मदरसों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक हमारे पास इम्प्रूवमेंट है कि कोई हमारे पास अपडेट कर रहे हैं कुछ मदरसे। जी Jazakallah khair, Alia, for your point of view. इस पे I can see that you guys have researched, but all right. Saira. जी सायरा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बस कोई कोई काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, इसलिए मैं जो रिसर्च की थी उसको मैं जो नहीं कवर हुई वो मैं बता देती हूँ। इस्लामिक गोल्डन एज जो है ना वो स्टार्ट हुई थी 622 AD टिल 1258 AD। इट इज़ 8 to 14th सेंचुरी अराउंड। अच्छा, इसमें मदरसाज बैतुल हिकमा का भी, हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद, उसका भी तस्करा हो चुका है। लेकिन एक चीज मैंने ये पॉइंट लिखा था कि मदरसाज एट दैट टाइम, उसमें ये होता था कि एजुकेशन वाज अवेलेबल टू अ वाइडर रेंज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़के जा रहे हैं, छोटी बच्चियां, वेमेन एंड नॉन मुस्लिम्स को भी वहां पर मतलब उनके फ्री एजुकेशन थी, तो एवरीबडी फील इजीली टू it is easier for everybody to reach there. Okay, and second point was education was often dialogue driven with the students, learning through direct interaction with masters as well as fellow students, and it is based on debate and critical thinking were encouraged. लेकिन आज अगर हम कंपेयर करें तो आज ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक मदरसे का अगर कोर्स दूसरे मदरसे से कंपेयर करें तो वो दोनों आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। एक ये भी पॉइंट होता है आजकल के मदरसे में। उसके अलावा ये भी था कि स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्पेशल जो स्कूल्स थे वो वो जो मदरसास कह लें या इस्लामिक स्कूल्स कह लें, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज में ही है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम कोर्सेज पढ़ाए जाते थे ऑलमोस्ट। और ये भी जिक्र हो चुका है कि यूनिवर्सिटी ऑफ खराबियान 9th सेंचुरी में, अल अज़हर यूनिवर्सिटी established in 10th century, Nizamiya in 11th century, as well as 75 madrasas in Cairo, 51 in Damascus, and up to 44 in Aleppo between 1155 and 1260. So it is. Saira, let's अब इन्हें ना, हेलो, यस सायरा, अब हम पता है क्या करते हैं, अब हम इनका कंपैरिजन लेते हैं, ठीक है? Okay. इनको थोड़ा कंपेयर करते हैं। आई एम सॉरी, आई वाज रिकनेक्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी में लेट्स गो अकॉर्डिंगली टू द स्लाइड्स, ठीक है? तो फर्स्ट सेंचुरी में मुसलमानों को जो है अपनी वो सारी चीज़ें प्रिजर्व करनी थी, प्रिजर्व करना था, उसे आगे पहुंचाना था, ठीक है? दैट वाज हैपनिंग। तो उसके लिए जो साइंसेस, जिन साइंसेस पे काम हो रहा था वो क्या क्या थी? वो फिक्र था, जिस पे जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि हमारा इस्लाम फैले, राइट? टू सिंप्लीफाई करते हैं। और फिक्र था, जो जूरिस्प्रूडेंस था, इट वाज द सिंटैक्स, जो से नहव कहते हैं, नहव। तो देयर वाज थियोलॉजी एंड अदर ट्रेडिशंस एज वेल। और सारे लिबरेशंस की हिस्ट्री के कहाँ मुसलमानों ने कौन कौन से एरियाज पता किए, दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन, ठीक है? उन मदरसास में ये पढ़ाया जा रहा था। तो ये कब की बात है? इट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है? तो अभी इस सेंचुरी, sorry to interrupt you, first century is 1155 or something. फर्स्ट सेंचुरी इनिशिएट था कि गोल्डन इस्लामिक गोल्डन एज आए। इट वाज अराउंड इन द मिड्स ऑफ क्या कहते हैं,
इन द मिडल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी आफ्टर हिजरा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको अपने कैलेंडर से जो हम फॉलो करते हैं उसको देखा जाए तो इट वुड बी अराउंड 5th to 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी और फिर उससे आगे, अगर हम अपने कैलेंडर से उसे उसका राउंड ऑफ ले लें। सो ये 6th and 7th सेंचुरी के बीच में आता है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज फ्लरिशिंग। According to Gregorian calendar, it would Yeah, be exactly. I would like to simplify it because हमारी ऑडियंस इस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इसे हम इस तरह से लेते हैं कि तब क्या हो रहा था, इन सारी चीजों को बढ़ाने के लिए उन्हें पढ़ाया जा रहा था, बट आफ्टरवर्ड्स सिचुएशन चेंज हो गई थी। अब हम पाकिस्तान को लेते हैं, ठीक है। क्या अब हमारे पास सिविल वॉर्स हो रही हैं? क्या हम जंग की स्टेट में हैं? क्या अभी हम हैं इस स्टेट में? yes. We are okay. Can you just give me an example? Are we in this state कि हम जंग की हालत में हैं अभी, कि हम डिफेंसिव रहें? हमें बेसिकली ऐसा जंग नहीं है, लेकिन हमें डिफेंसिव मोड में इसलिए आना पड़ता है कि हम अब माइनॉरिटी में आ गए। दो वी आर Okay, लिविंग लेकिन इन Islamic country, but we are in minority because nobody is following our religion. I mean, nobody is following the system which Allah has given us, which the Nabi yeah, Karim so sallallahu उस सिस्टम को चैलेंज करना है, बट द सिस्टम इज स्टिल इस्लामिक, इट इज इन द नेम ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो ये It's उन only लॉस पे it's so called. या उन, लेकिन उन फाउंडेशंस पे तो बना है ना सारा, उन्हीं फाउंडेशंस पे बना है। वी जस्ट हैव टू रिक्लेम इट, यही करना है ना हमें। तो अब हम किस जोन में जाएंगे? क्या अभी भी हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, लाइक फिक्ह के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना? लाइक डोंट वी हैव टू गो एंड मूव ऑन टू अदर साइंसेस? नहीं, this is a very necessity of the hour, I Yeah, think. it is, right? Yeah. So let me take some other participants as well. Okay, I'll take Wahida, and there's Sabah Yasmin, and okay, I will Actually, take I would Muhammad like Hamza. yeah, Hamza, because जिन लोगों ने नहीं participate किया, I would like them to. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी, मेरे इसमें ये पॉइंट था कि अगर हम मदरसास को देखें, जिसको हम इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं, और आज के मदरसास हैं, तो बेसिकली तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। उस वक्त का जो हम बातें कर रहे थे अभी, जिन भी साइंटिस्ट की, वो एक्सेप्शनल लोग थे। वैसे तो आज भी हमें गिनती के कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि हम तब पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग थे, और हाँ, इस वजह से हम दुनिया में हम उसको अपनी गोल्डन एज कहते हैं। बाकी फिक्का हो गया, सुलह हदीस, और अभी ये बात हुई कि उस दौर में मुस्लिम जो हैं वो फिरकाबाजी नहीं करते थे, तो ऐसी बात तो है नहीं। जो खिलाफत अब्बासिया है उसमें भी ऐसी बहुत सारी यूजलेस बहसें हुई हैं, इल्म कलाम की सारी बहसें, लेकिन हम उनको अफोर्ड कर रहे थे क्योंकि तब हम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे। और दूसरी बात ये थी कि जो आजकल गैप है वो ये है कि हम एक तरफ तो ये कह चाह रहे हैं कि हमारा मदरसा कॉम्पिटेंट हो, और पॉलिटिकली जो है वो सिस्टम उसको चेंज कर सके, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे जो भी लॉ का सिस्टम है, या ये सारे सिस्टम जो हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो हमारा पैरेलल जो हमने स्कूल सिस्टम चलाया हुआ है वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से वो डिफरेंस पैदा हो रहा है। अगर आज भी हम उसको कनेक्ट कर मदरसा को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, तो वो दोबारा वही चीजें आ सकती हैं जो हमारी गोल्डन एज में। Yeah, exactly. Because even if you guys have read the history, तो सीरा में भी ये सारी चीजें आती हैं that the first after Hijra, the first masjid that was established in Medina, तो उसके साथ ही एक क्या कहते हैं, एक मदरसा था, right? It was along with the masjid. तो उसमें ये सारी चीजें हो रही थी। इवन इन द बाउंड्रीज ऑफ मस्जिद देयर वर पॉलिटिकल डिस्कशंस, जैसे आपने बताया, ठीक है, जुडिशल के बारे में भी डिस्कशंस होती थी, और माशरे में कितनी हम
इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, लोगों के बीच में सुलह होती थी और बहुत सारी चीजें, सोशल डिसीजंस दे वर मेड। ठीक है, तो इवन इन द मस्जिद हमारे पास सिर्फ वो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आई थिंक एवरी मुस्लिम शुड बी एबल टू नो इट बाय नाउ, क्योंकि हम उस स्टेट से बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक हम अभी इन चीजों को डिस्कस ना करें, we should discuss more politics, we should discuss more about judicial power, we should discuss more about कि हमारे पास यूथ के पास कितनी पावर। डोंट यू थिंक वी शुड डिस्कस दिस? और हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को उनको उनसे पूछे कि हम आपको जो वोट करते हैं, ठीक है, हमारे अपने वोट की उन्हें पावर, उन्हें ताकत याद दिलाएं कि हमारी ये चीजें हैं, that then we should vote। तो ये सारी चीजें आपको क्या लगता है, these are the institutions, या हमें नहीं, हमें बस खुद से कैंपेनिंग करनी चाहिए या खुद से इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ करना चाहिए? तो ऐसे अगर प्लेटफॉर्म्स हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो डू यू थिंक वी कैन बी सक्सेसफुल अगर मस्जिद ये हमारे बात तो इतने है कि भाई पॉलिटिकली स्ट्रांग ना हो? बिल्कुल, मस्जिद तो इस वक्त जो पाकिस्तान में कम अज कम हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं या स्कूल सिस्टम है और साथ मदरसे का सिस्टम है, ये दोनों सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को। मतलब मदरसे में जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये हुक्मरान जो है उसके खिलाफ निकलना खरूज होगा, और अगर स्कूल सिस्टम में जाएंगे तो वो तो इसी सिस्टम के लिए, सर्वेंट्स को पैदा करने के लिए ये सिस्टम जो है हमने बनाया हुआ है। तो जितनी भी ये आईएमएस हो या कोई भी हो, तो वो तो एक पर्सन है जिसकी बेस पर ये सारा कुछ चल रहा है। ये कोई इंस्टीट्यूशन हम इनको अभी तक नहीं बना सके। और ये चेंज लाना चाह रहे हैं हम कि यूनिवर्सिटी, स्कूल सिस्टम और मदरसा जो है, दोनों तरफ से प्रेशर जो है वो हुकूमतें हमारी जो है उन पर हम एग्जर्ट कर सकें। एग्जैक्टली और वो जो गोल्डन एज की जिस हम बात करते हैं, दैट वाज द पीक ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे प्राइम मिनिस्टर हों, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट इब्न अल खुल्दूम, ठीक है, इब्न अल खुल्दूम जैसे अगर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स हों जो खुद फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, तो और उन्होंने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से और उसी जुरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते हुए वो सारी चीजें अगर हमारे लीडर्स खुद चलाएं, ठीक है, और ये सारी पर्सनालिटीज इसी एरा से निकल आ रहे हैं, लाइक इन्हीं इदारों से कनेक्ट होके और इन्हीं अंडर दीज डायनेस्टीज, लाइक ठीक है, ओके, वी विल कम टू द स्लाइड। एक ओके, बात करना मोहम्मद हमजा, थैंक यू, आई विल टेक अनदर पार्टिसिपेंट विद मी ताकि सबको मौका मिले। ठीक है, थैंक यू मोहम्मद हमजा। ओके, आई विल नाउ टेक एनी रिकमेंडेशंस। इकरा, जिसने बहुत देर से हैंड रेस किया है। Hands to हैं काफी raised, but I would say the people who haven't spoken, Sabah, या Yasmin. ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जी सलाम। जी, जज़ाकल्लाह खैर for this opportunity. I want to add on, क्योंकि सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पर्सपेक्शन और जो भी सर्च रिसर्च वगैरह किया रखा है। मैं बस एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, तो मैं यहाँ पॉइंट रखती हूँ मदरसा से रिगार्डिंग कि तखलिया और तहलिया, ये जो दो वर्ड है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन बस डेफिनेशन का फर्क हो जाता है और लोगों के तनाजुर का फर्क होगा, वर्ल्ड व्यू का। तो और मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमने कई सालों और सेंचुरी से सोचने वाली जो इबादत है ना, वो छोड़ दी है। तो मैं ये भी एलैबोरेट कर देती हूँ कि तहलिया और तखलिया क्या है। आप सबको पता ही होगा कि मदरसे के दो फॉर्म, मतलब दो इम्पोर्टेंट नींव होते हैं, तहलिया और तखलिया। मीन तहलिया कहते हैं कोई चीज इंटर कर जाना, दुखूल, दाखिल करना, और तखलिया कहते हैं खुरूज को, एग्जिट कर जाना। तो अगर मैं पूछती हूँ कि क्या डिफरेंस है पहले और अभी के मदरसों में, तो मैंने 2-3 बच्चों से पूछा भी था, अपने आसपास के कलीग्स वगैरह से, तो उनका ये कहना था कि
लोगों स्टूडेंट्स का एंटर करना और स्टूडेंट्स का बाहर हो जाना, मतलब स्टूडेंट्स आते हैं और वो खुरूज मतलब बाहर चले जाते हैं, एग्जाम्स वगैरह जो भी हैं मदरसे जो भी कंडक्ट कराते हैं, तो वो भी पर्टिकुलर सही है पॉइंट। बट लेकिन यहाँ पे मैं चाहूंगी कि ये इलेबोरेट करूं कि तखलिया और तखलिया मीन्स कि अपने हर एक बच्चा अपने अंदर की अच्छाई को मीन्स जो भी उसने देखा, कहीं से भी अच्छाई देखी, उसे तहलिया की अपने अंदर दाखिल कर लेना, और उसे अपनी बुराई दिखी, उसे तखलिया उसे बाहर एग्जर्ट करा देना, बाहर कर देना, खुरूज उससे खारिज कर देना अपने बॉडी या अपने आप से, अपने हार्ट से। तो ये जो मेन पॉइंट, अगर अगर ये दो मेन पॉइंट्स हमारे मदरसे में वापस आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कुछ भी सिनेरियो हो या जैसा भी हो, हम सक्सीड करेंगे। और बहुत सारी चीजों से मैं हटके एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, कि हम बातें करते हैं, सारी चीज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों का पर्सपेक्शन एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। मैं अपनी पॉइंट्स दूसरे को मतलब शेयर कर सकती हूँ, दूसरा अपना पॉइंट मुझे शेयर कर सकता है। दिस इज द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन, आई थिंक, जो कि सक्सेसफुल भी है। ओके, अगर हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे सक्सेसफुल है, तो मेरी बात किसी को समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए, और उनकी बात मुझे दिल में उतर जाए, तो दैट इज अ करेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे 24 आवर्स हमें कम्युनिकेट कर रहा है साइंस दे करके अपने। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही थी एक पॉइंट और, कि हमें ना क्या ऐसा रीजन है, अभी सिस्टर ने बताया कि एक बंदा है वो ग्रामरियन भी है, फिजिसिस्ट भी है, सारी चीजें हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ऐसा पॉइंट है कि यार हम सब में कमी है आज के टाइम पे, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और उन सब में था उसके टाइम, उनके टाइम पे, उनके सेंचुरी में, जो वो लोग मतलब बायोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर्स, एस्ट्रोनॉमी, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट यार, बायोलॉजी ह्यूमैनिटीज के साथ भी मिक्स्ड है, कंक्लूड किया जा रहा है, कंक्लूजन में दे रहे हैं ना। तो तो मुझे अपने एतबार से, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं थोड़ा बहुत कुछ कहीं कहीं से पढ़ के, थोड़ी बहुत जो अल्लाह ने मुझे नेमत अता फरमाई, उसमें मुझे एहसास हुआ कि डेफिनेशन का बहुत फर्क है। क्योंकि वो वर्ड, वो सेंचुरी जो था, जो जब ये सारी उरूज पे चल रहे थे, अब्बासिद खालिफ के वक्त पे बैतुल हिकमा गोल्डन पीरियड आया, सारी चीजें आई, तो वो इमर्ज मींस न्यू चीजें थी, सबके लिए नया था, ठीक है, वो सब स्टार्टअप हो रहा था, स्टार्टअप। तो उनके टाइम पे कितना अच्छा था कि वो लोग फ्रेश माइंड थे, ठीक है। अब पर्सपेक्शन जो है ना हमारा चेंज किया गया है। कैसे चेंज किया गया है वो सबको पता है, ब्रेन वॉश्ड और जो भी, ठीक है, सारी चीजें हैं हमारे पास, कमी नहीं है, सब नजर उठाएं तो कैफे, वाईफाई, हर चीज, हर एक इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, कुछ ना कुछ रेडिएशन, आई डोंट नो ट्रू है नहीं है, या हो भी सकता है कुछ मिथ्स मानते हैं, कुछ इस पे कंट्रोवर्सीज है, ठीक है, अपादाइट, उन सबको अलग रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास ना वो डेफिनेशन नहीं है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम तक पास ऑन किया, और उसके बाद सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुमा, उन सब ने अपने तबे ताबीन, और उसके बाद ताबीन तबे ताबीन, और बाकी जो आगे फ्लरिश किया ना, तो करते करते जो एक डेफिनेशन था उनका, जो रॉ था, हक का था, वो डेफिनेशन हम हर लोग मात खा रहे हैं। एक सिस्टर ने यहाँ पे कहा कि वो सारे जो स्ट्रेटेजीज थे, उनके जो डेफिनेशन पर्सपेक्शन थे, वो बड़े सेम थे। मतलब अगर वो सदका समझते थे, तो सदका किसे कहते हैं, सब सारे समझ रहे हैं, मीन्स ऑल ऑफ देम आर नोइंग दैट दिस इज मेन सदका, ये ना यही है सदका, सदका इससे नीचे नहीं जा सकते हम, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हम डिफरेंट ओपिनियन, अस्सलाम वालेकुम डिफरेंट, सबा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, सॉरी मैं थोड़ा सा, यस हाँ यस एग्जैक्टली, लेंथी हो गया था। ठीक है। लेट्स टेक तो बस यही कंक्लूड है कि पर्सपेक्टिव हमारा मतलब एक होना चाहिए, वो जो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन के तौर पे दिया है, वो चीज अगर लेकर के चलते हैं तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर, इंशाल्लाह दुआ। यस। जी
ठीक है, फीडबैक जज़ाकल्लाह। फॉर्म जज़ाकल्लाह फीडबैक फॉर्म कमेंट सेक्शन में शेयर हो चुके हैं, आप लोग काइंडली उसको फिल कर दें। वहीदा गुलनाज से हम लास्ट कमेंट ले लेते हैं एंड उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा ये पॉइंट है कि मैं लाइट स्कूल्स के हेड ऑफिस में होती हूँ, इस्लामियात के करिकुलम डेवलपर भी हूँ और टीचर ट्रेनर भी हूँ। तो करिकुलम के लिहाज से मैंने बात करना थी कि हमारा जो करिकुलम है वो पहले जो होता था करिकुलम, वो इस तरह नहीं होता था कि आप ईयर्स के अंदर उसको कैद कर दिया जाए, बल्कि जो एक्वायर कर लेता था वो आगे बढ़ जाता था नॉलेज को। तो यहाँ पे अब हमने ईयर्स में इसको डिवाइड करके बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट किया हुआ है। जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं उनका तो खास तौर पे किया हुआ है कि आप एक बच्चे को जो क्लास के अंदर इंटेलेक्चुअल है उसका वक्त ज़ाया हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस पे काम होना चाहिए हमें कि जो बच्चा जो है वो जितना ये जो आपकी किताबें है ना, एक पूरे साल के ऊपर मुहित, ये किताब जो है वो बच्चा 2 घंटे में बैठ के एग्जाम की तैयारी के लिए रट लेता है, पढ़ लेता है। तो वाई वी आर वेस्टिंग टाइम सो मच। हमें उस चीज को एक्वायर करने के लिए हमें कम से कम उसका ड्यूरेशन करना चाहिए। और जब एक बच्चा एक बुक के ऊपर अबूर हासिल कर लेता है और नॉलेज उसको पता चल जाती है तो उसको आगे मूव करना चाहिए। मैंने ऐसा प्रैक्टिकली किया भी हुआ है। मैंने अपने स्कूल के अंदर मैंने एक स्कूल भी अपना रन किया था, उसमें प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, केजी और प्रेप और 1 क्लास, मैंने इनको इस तरह से अलाइनमेंट की थी कि 1 साल के अंदर जो है ना वो बच्चा नर्सरी और केजी का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेता था। और इस तरह से वो बच्चा 1 या 2 में मूव कर देते थे। अब 1 और 2 का जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल ही सेम होता है तकरीबन, उसमें बिला वजह बच्चे का टाइम जो है ना वो वेस्ट किया जाता है। तो इसी तरह से आगे चल के हम देखते हैं कि 9th 10th जो आ जाती है, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आ जाती है। तो वही बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो एक रात में बैठ के उसको तैयारी करके एग्जाम दे देते हैं। तो पर्पस क्या है? सिर्फ एग्जाम देना। अगर बच्चे को एक सेमेस्टर सिस्टम के तहत लाया जाए तो मेरे ख्याल में कि ये है कि अब पहले जो होता था वो यही होता था कि बच्चे जो हैं वो अपनी पूरी नॉलेज एक्वायर करते थे और उस्ताद जो थे वो उनको सनद देते थे। आप देख लें 17 साल की उम्र में जो है अबू अली सीना जो थे वो उस पे बैठ गए थे, फतवा देने लग गए थे। यानी कि किसी का नाम मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन एक 17 साल की उम्र में ही उन्होंने फतवे देने शुरू कर दिए थे कि किस तरह से हो जाता था। 5 साल का बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा है, 7 साल का बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा है, फिर वो उसके बाद हिफ्ज करने के बाद उस डाटा को वो अंडरस्टैंड करने पे वक्त लगाता था। तो ये जो कुरान कुरान की अंडरस्टैंडिंग है वो भी अब बहुत कम हो गई है। मैं एज ए इस्लामियात की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में काम करती हूँ उसमें। तो हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हर सूरत के बना के दिए जाएं और फिर उसके अंदर जो है वो बातें, बहुत नॉलेज रिवील होता है कुरान से भी, बहुत नॉलेज रिवील होता है। लेकिन हम हमारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो नॉलेज इम्पार्ट कर ही नहीं रहे हैं। उनका फोकस भी क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर में आने हैं आप वही 4 रट लें और उसके बाद उसी का एग्जाम दे दें तो आप पास हो जाएंगे। यानी कि हमारा उस्ताद जो है ना ओके, थैंक यू वो भी वहीदा, अपनी कर रहा। थैंक यू। लुबना, मैं आपसे लास्ट आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी। लुबना, आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बस थोड़ा सा एक कंपैरिजन ही करना चाह रही हूँ कि एक तो ये कि जो पहले मदारिस थे ना, जैसे हम अल्लामा इकबाल को देख लें या उनसे पहले जो भी उलमा थे, जरा मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ, तो वहाँ पे मदारिस में लैंग्वेजेस को बहुत ज्यादा फरोग था। मतलब अरबी सिखाई जाती थी, उस जमाने में यूनानी सिखाई जाती थी, फारसी सिखाई जाती थी, उर्दू सिखाई जाती थी, मतलब जो भी रिलेटेड लैंग्वेजेस होती थी ना वो सिखाई जाती थी, जो कि अब बिल्कुल नहीं इनका है ट्रेंड ना। और उसके बाद ये कि मदारिस का जो माहौल है ना वो बहुत कंजक्शन कर दिया गया है। मतलब हंसने तक की बच्चों को इजाजत नहीं होती। मैं तो काफी, मेरा करीबी ताल्लुक रहा है मदारिस से, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा भी है कि मैं भी एक दफा मदरसे गई थी, दाखिल हुई थी।
और मसलन बहुत ज्यादा मैं डिसहार्ट होकर वापस आ गई थी वहां से, क्योंकि ये एक मैंने आपको ये बताया कि माहौल बहुत कंजेस्टेड होता है कि बच्चे को हंसने की इजाजत नहीं है, कहीं मजाक करने की इजाजत नहीं है, बच्चों को जब आपस में फ्रैंक होने की इजाजत नहीं है, टीचर से फ्रैंकली बात करने की इजाजत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत तंग माहौल रखा जाता है वहां पे। लेकिन एक और बात है कि हम लोग जहाँ मदारिस को इतनी बातें कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इस वक्त में मेरी नजर में बहुत से ऐसे मदारिस हैं जहाँ पे कि बिल्कुल गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए ना वो एक मतलब शेल्टर हाउस बना हुआ है तकरीबन, कि जिन बच्चों का कोई नहीं होता उनको अक्सर ये कहा जाता है कि चलो जी इस बच्चे को मदरसे में दाखिल करा दे, खुसूसन बच्चियों को जिनके वालिदैन नहीं है और कोई भी आसरा नहीं है, उनको मदारिस में दाखिल किया जाता है। वहां जाके जो उनके साथ सलूक होता है वो तो एक अलग से कहानी है अपनी। लेकिन बहरहाल मतलब वो एक शेल्टर हाउस के तौर पे भी बहुत से मदारिस हैं इस टाइम, जहाँ पे कोई बच्चियां बच्चे जो बहुत दूर इलाकों से भी आए होते हैं, बाज़ औक़ात कि उनका कोई नहीं होता तो चलो जी जो भी उनके वारिस होते हैं जिनको यस उनको पालना पड़ता है वो पकड़ के ना वहां भेज देते हैं उनको। ठीक है ना? यस तो इंडीड एन इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर्ड बाय यू, दोनों पॉइंट्स आपके अच्छे थे। जी जी सो लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। जी जी फर्स्ट ठीक ऑफ है। ऑल थोड़ा सा फीडबैक है आप सबके लिए, एंड वो जस्ट यही है कि कीप योर कमेंट्स शॉर्ट। जब हम आप अपनी ओपिनियन दें या कुछ भी, तो बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, और अपने कमेंट्स को या अपनी ओपिनियंस को जितना भी कंसाइज एंड ब्रीफ रख सके, ताकि सबको मौका मिले बात करने का। सेकेंडली, आप लोग इसी रिसर्च को कंटिन्यू करें। आज काफ़ी लोग रिसर्च करके आए हुए थे, ये एक अच्छा स्टेप था। आप लोग इसको कंटिन्यू करें, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसी को जारी रखेंगे। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।